डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 का अंतिम परिणाम आप लोगों ने देख लिया होगा। कुछ कुछ बातों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि 2025 के अंदर आप उस तरह की गलतियां ना कर पाओ। बहुत सारे फैक्ट को लेकर आप लोग परिचित हो गए होंगे अभी तक। और एक बड़ा जो फैक्ट निकल कर आया है वो ये कि इंटरव्यू में इस बार यूपीएससी ने अच्छे खासे मार्क्स जो हैं लगभग सभी बच्चों को दिए हैं। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 170 प्लस है और ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो हैं 210 या 200 से ज्यादा मार्क्स है ना। तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का है, उसके अंदर अगर आप 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ये आपकी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो एक सवाल निकल कर आया है कि इस बार यूपीएससी थोड़ा दयावान क्यों रहा है, क्यों इंटरव्यू में यूपीएससी ने इस बार थोड़ा सा दिल खोलकर मार्क्स दिए, पूरे मैटर को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी के अंदर 3 चरण हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा, उसको आप क्वालिफाई करते हैं, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। उसके अंदर भी केवल, वैसे तो 9 पेपर होते हैं लेकिन सिर्फ 7 मार्क्स के पेपर के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं, है ना। लगभग 1750 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन होता है, वहां से आपकी कट ऑफ बनती है और आप क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, है ना। और इंटरव्यू के अंदर आपको पता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, काफी सारा स्कोर है। वर्तमान अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें, ज्यादातर अगर आप जगह देखेंगे तो इंटरव्यू जो है 50, 100, 100, 150 इस तरह के मार्क्स में देखने को मिलता है बाकी पेपर्स में। बट यूपीएससी ने अच्छा खासा स्कोर जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए रखा है। हम लोग नॉर्मली इसको इंटरव्यू बोल देते हैं लेकिन ये खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स का या जो बनने वाले अधिकारी, उनकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट होता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर आप सिक्योर नहीं हो सकते हो, मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आ सकते हैं, आपका इंटरव्यू बिगड़ सकता है। इस नजरिए से मेंस के एग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। इंटरव्यू को आप उतना ज्यादा सीरियस लेकर ना जाएं, इस तरह की बातें भी बोली जाती हैं, है ना। आप लक पर छोड़ दें, थोड़ी बहुत तैयारी करें, चीजें बेटर रहेंगी तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। वरना आप देखेंगे बहुत ज्यादा फोकस ना केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना कोई टीचर बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि आपको इंटरव्यू की तैयारी को लेकर क्या काम ज्यादा करना है ना, और कब से इसकी तैयारी होनी चाहिए। अब बात यह है कि 2024 का जो इंटरव्यूज रहे हैं उसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। टॉपर के मार्क्स 200 हैं, फिर टॉप 10 के बीच में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 प्लस स्कोर है, 210, 210, दो बच्चे तो मैंने अभी देखे उनके स्कोर जो है इतने ज्यादा है ना। तो अब देखो, सबसे पहली चीज ये है कि वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बार इतना ज्यादा स्कोर देने का कारण क्या रहा है। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि यूपीएससी जो एक इनपुट निकल कर आई थी अंदर से, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए, वो ये है कि ज्यादातर इंटरव्यूज में काउंटर क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं किए हैं, है ना। मतलब काउंटर क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, जैसे आपसे आपका नाम पूछा, फिर आपका नाम का आपने मतलब बताया, फिर उससे लेकर उन्होंने एक नया सवाल आपको काउंटर कर दिया, फिर उसी चीज को लेकर नया काउंटर सवाल कर दिया। ऐसे करते करते कई बार होता क्या था कि जैसे मान लो हॉबी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो हॉबी पे ही चलता रहता था, है ना, और उसी से लिंक करते करते बोर्ड जो है वो आपको काफी अलग डायरेक्शन में ले जाता था। हालांकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हमेशा ये कहा जाता है, खुद मैं बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप जो है इंटरव्यू को अपने नजरिए से चलाएं, उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए, इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, अगर आप कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं और उसका एंडिंग इस जगह पर जाकर कर रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि दूसरा सवाल बने, तो इसका मतलब इंटरव्यू उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप खुद चाहते हैं, जानबूझ के वो हिंट छोड़ते हैं। इवन यूपीएससी बोर्ड इस चीज से बड़ा खुश होता है कि बच्चा जानबूझ के वो हिंट छोड़ रहा है। बट आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो हिंट आप छोड़ रहे हो उस पर अगर वो सवाल बना रहे हैं तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, विद आर्गुमेंट्स होना चाहिए। और यूपीएससी में बहस से बचना चाहिए। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बार बार वेग आर्गुमेंट्स का सहारा लेते हैं, ये चीज खास करके बोर्ड को काफी अच्छी नहीं लगती है। अब बात यह है कि काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसका मतलब यूपीएससी ने मान लीजिए नाम पे सवाल पूछा, आपने आंसर दिया, उन्होंने मान लिया। फिर अगला सवाल उन्होंने पूछ लिया कि हाँ आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, कहाँ पे ये क्षेत्र है, उस यूनिवर्सिटी को लेकर पूछ लिया, आपके स्ट्रीम को लेकर पूछ लिया। ऐसे करते करते आपके आईएएस बनने के कारण की बात हो गई, या फिर आपके जो है जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसको लेकर कुछ बात हो गई, आपके क्षेत्र को लेकर बात हो गई। इसका मतलब अब देखो, ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये चीज जो है आसान भी है, ये डिफिकल्ट भी है। कैसे आसान? इसलिए कि आपको काउंटर क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं होना है। आपको पता है कि यूपीएससी सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछता चला जाएगा और मुझे आंसर करते चले जाना है। जो मेरा डेफ होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसी के बेस पे मुझे सवाल तैयार करने, 1 2 3 4 5 7 सवाल, जितने भी सवाल वो आधे घंटे में पूछ सकते हैं वो आपसे पूछेंगे, आप पूरे डेफ को रेडी कर सकते हैं। ये आसान चीज है। लेकिन डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी ये है कि अब आपको एक से एक पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा।
मतलब आपके डेफ के अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि अगर वो काउंटर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो रेगुलर सवाल पूछेंगे, हर टॉपिक पर सवाल पूछेंगे। अब ये यूपीएससी की क्या स्ट्रेटेजी है, देखो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यूपीएससी आपको होलिस्टिकली चेक करना चाहता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि आप एक ही सवाल पे लगे रहे, सभी बोर्ड मेंबर्स उसी से सवाल बनाते चले जा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे टॉपिक छूट जाते थे, है ना। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया, कई बार पूरा पूरा इंटरव्यू जो है वो आईआर के बेस पर देखने को मिलता था, तो ये कहीं ना कहीं पे उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है आईएएस के बेस पर, खास करके जो बच्चे जो हैं आईआर में बहुत ज्यादा अच्छे हैं या जिनको आईआर काफी अच्छी समझ है, उनकी पकड़ है, तो बाकी बच्चों के साथ इस चीज को लेकर थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसलिए यूपीएससी ने सारी चीजों को होलिस्टिकली ध्यान रखते हुए आपके इंटरव्यू को इस बार कंडक्ट किया है। अब बात यह है कि क्या अगले साल भी इसी तरह का ट्रेंड रहने वाला है, एक तो इसके बारे में बात करते हैं, और दूसरा यूपीएससी के जो पूरी जर्नी है या पूरी मार्कशीट्स हैं या पूरे मार्क्स के अगर हम लोग पूरे ओवरऑल ओवरव्यू को देखें तो उसके अंदर इंटरव्यू का क्या रोल है ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो नॉर्मली ना एक बात कही जाती है कि मेंस आपका सिलेक्शन करवाता है और इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करता है ना, और ये काफी हद तक सही भी है बात। मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा फाइनली, चाहे इंटरव्यू आपका अच्छा भी हो जाए या फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। दूसरा, अगर मेंस बहुत अच्छा है और उसी टाइम पे आपने इंटरव्यू पर थोड़ा सा अच्छे से काम कर दिया या बहुत अच्छे से काम कर लिया, तो आपका रैंक बहुत अच्छा आ सकता है। मतलब आप सोच के देखो, आप आईएएस बन सकते हो और आपको फिर दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो रोल तो आपको समझ में आ गया कि इंटरव्यू रैंक को इंप्रूव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और कई बार अगर आपके मेंस में कम मार्क्स रहे और इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स आ गए तो आप फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं होंगे, ये भी एक उसकी भूमिका है। दूसरी चीज ये है, क्या अगले साल भी यही ट्रेंड रहने वाला है। देखो यूपीएससी में बोर्ड जो है चेंज होते रहते हैं, आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है। यूपीएससी मेंबर्स भी समय समय पर जब रिटायर होते हैं तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी ट्रेंड फॉलो होता है उसको 2 से 3 साल कंटिन्यू किया जाता है, 3-4 साल तक वो चीजें चलती हैं। तो इस बार यूपीएससी ने ये चीज की है इंटरव्यू वाली, तो मे बी वो इस साल भी रहे, 2025 में भी, 2026 में भी रहे। लेकिन मैं आपको ना एक ऐसा रामबाण इलाज बताने वाला हूं जिससे आपके इंटरव्यू में मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे बोर्ड चाहता है काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है, आपको इंटरव्यू को लेकर किस तरह की रणनीति का पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मेरी एक बात दिमाग में डाल लो इस चीज को लेकर, क्योंकि इंटरव्यूज को लेकर भी मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाया है, समय क्या इशू होने के चलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर हम लोग थोड़ा सा कई सारी वीडियोस में इस बात को लेकर डिस्कस करें। दूसरी चीज ये है बच्चों कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि इंटरव्यू की तैयारी आफ्टर मेंस नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी पैरेलल यूपीएससी की जर्नी में होती है। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया किसी इंस्टीट्यूट में या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे 12th के बाद कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, सेकंड ईयर में कर रहे हैं, जिस दिन से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की उसी दिन से आपके तीनों चरण शुरू होने चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों पैरेलल चलने चाहिए। आप कहोगे सर इंटरव्यू के लिए अलग से क्या करें। देखो जर्नी शुरू होने का मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए आपको सिर्फ ये तैयार करना है कि मेरी भाषा शैली पहले ही दिन से सुधरने लगे, मेरा बोलने का जो एक लियाकत है वो मेरी उस तरीके से रहे, मेरा चलने का ढंग जो है वो एकदम ऊल जलूल नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा आप अपनी चाल को नहीं बदल सकते, बट होता है कुछ कुछ सुधार उसके अंदर भी किए जा सकते हैं। आपके बोलने का तरीका, आपके शब्दों के अंदर कोई गाली गलौच ना हो, भाषा आपकी बड़ी सरल होनी चाहिए, बड़ा विनम्र स्वभाव जो है आपके अंदर क्लास के अंदर आ जाना चाहिए। ये चीजें आप पैरेलल कर सकते हो, है ना। ये आपकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे डेवलप करता चला जाएगा। तो ये अगर चीज आप जर्नी के साथ कर लोगे ना, जब आप तैयारी कर रहे हो 1-1.5 साल 2 साल आपको प्रिपरेशन में लग रहे हैं, तब आपका बहुत कम समय बचेगा। सिर्फ आपको इस पे काम करना होगा कि आपके डेफ के अंदर कौन कौन से सवाल है। अदरवाइज आपको चलने में, आपको बोलने में, आपको चीजों को किस तरीके से, एक थोड़ा सा अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत। मतलब आपकी भाषा के अंदर शब्द बनते चले जाएं, चाहे आप हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, आपके शब्द बनते चले जाएं और वो शब्द बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, वो शब्द ऐसे ना हो कि किसी और को समझ ना आए, है ना। आसान तरीके से उस चीज पे काम करने की जरूरत। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं कह रहा हूं मेंटालिटी जो है वो आपकी सिस्टम को लेकर बदलनी चाहिए। देखो अगर आप इंटरव्यू के अंदर कुछ भी ऐसा करते हैं जैसे आपको लगता है जैसे आप हैं नहीं, तब वो बोर्ड आपको बहुत आसानी से पकड़ लेगा। आप ये सोच के ही मत जाना कि आप उनसे कुछ छुपा सकते हो, आपको जेन्युइन अंदर से एक बेस्ट ऑफिसर बनना होगा। सच में आपकी देखो सिस्टम में जाने के बाद आप क्या करते हो वो अलग बात, बट एक बार आपको बोर्ड के सामने बहुत अच्छे से ये इंप्रूव करना होगा या प्रूव करना होगा इस चीज को लेकर कि आप एक बहुत सिंसियर ऑफिसर बनने वाले हैं। और आपका ऑफिसर बनने का एक बहुत बड़ा टारगेट है, आप किसी एजेंडे को लेकर, एजेंडे मतलब किसी, चाहे वो आप महिलाओं के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन को लेकर काम करना चाहते हैं, आप गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब आपके पास कुछ प्लान है,
ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बस एग्जाम दिए और अपनी सफलता के लिए आ गए हैं, आपके पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं, आप एनवायरमेंट के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इस तरह की कोई ना कोई चीज उनको दिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर आप लोगों की काफी क्लैरिटी बनी होगी। बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा इंटरव्यूज के बारे में हम लोग बात करें, ताकि ज्यादा अच्छे से आपकी चीजें बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।